अब जो नेक्स्ट पार्ट है जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। संविदा यहाँ पे लिखा है हिंदी में वर्ड, जिसको समझौता कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इंग्लिश में इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जॉन लॉक। समझौते का मतलब क्या है कि जब दो अलग अलग व्यक्ति आपस में किसी चीज को लेकर समझौता करते हैं, किसी चीज के बारे में सहमत होते हैं और एक दूसरे के ऊपर शर्तें लगाते हैं कि आपको ये वाले काम करने हैं और मुझे ये वाले काम करने हैं। इस दुनिया के अंदर हम बहुत सारे समझौते करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं घर की ही बात करूं तो हमारे घर पे जैसे बहुत सारे काम होते हैं करने को, तो हम अपने भाई बहनों के साथ भी समझौता करने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार का समझौता ही है वो, कि आप ये वाले काम कर लो, मैं ये वाले काम कर लेता हूँ। और दूसरा मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा इकोनॉमिक फील्ड में। जैसे कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको लगा कि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप अकेले बिजनेस कर पाए, तो आपने एक पार्टनर ढूंढ लिया। अब आपने पार्टनर ढूंढा तो उसके साथ भी आपने कुछ कंडीशंस रखी कि हम इस तरीके से काम करेंगे, ये जो इसके नियम हैं और हमको इसके दायरे में काम करना है। तो आप दो व्यक्ति वहां पर समझौता करते हो। इसी के साथ जो शादी होती है उसको भी हम एक प्रकार का समझौता ही कह लेते हैं। हम इसको क्यों समझौता कहेंगे? क्योंकि दो अलग व्यक्ति आपस में जुड़ रहे हैं और वो आपस में समझौता कर रहे हैं। तो दुनिया के जितने भी जो रिलीजन हैं, हम देखते हैं कि वो एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक प्रकार का फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसमें प्रॉपरली उनके या तो पादरी होंगे या पंडित होंगे, वो फिर वहाँ से सारी चीज़ें कहते हैं कि आपको ये शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रकार का समझौता ही है। तो यहाँ पर समझौते का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझौता क्या होता है, कि जब दो अलग अलग व्यक्ति या बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति आपस में मिलकर किसी चीज के ऊपर सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इन नियमों के दायरे में इस काम को करेंगे, उसी को आप समझौता कहते हैं। तो जॉन लॉक के द्वारा भी सामाजिक समझौता दिया गया है। अब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में यदि हम ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस को पढ़े, पारंपरिक रूप से राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ पर राजनीति पर्टिकुलरली सरकार की बात कर रही है और राज्य की बात कर रही है, स्टेट यानी कि एक कंट्री की बात कर रही है। तो आपने अभी तक की जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा कि दो देशों के बीच संबंध कैसे हैं, एक देश के अंदर राजनीति कैसे चलती है। तो पर्टिकुलरली एक देश की बात आ जाती है और उसी के साथ सरकार की बात आ जाती है। तो यहाँ पर जॉन लॉक के द्वारा सामाजिक समझौते का जो प्रयोग किया गया है वह राज्य को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए किया गया है। जिसका मतलब सिंपल सा ये है कि जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि जो राज्य है, जो एक देश है, वो अस्तित्व में कैसे आता है। तो उनके अनुसार एक सिद्धांत दिया गया है जिसको सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा जाता है, कि राज्य कैसे एग्जिस्टेंस में आया। इससे पहले आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी। डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब हम दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि राज्य किसी भगवान के द्वारा बनाया गया है और वहां पर भगवान के द्वारा एक राजा नियुक्त किया गया है और भगवान के द्वारा कहा गया है कि तू मेरा प्रतिनिधि है और तू लोगों के ऊपर रूल करेगा। तो ये दैवीय सिद्धांत कहता है राज्य का। परंतु यहाँ पर जॉन लॉक के द्वारा उस सिद्धांत को नकारा गया है और कहा गया है कि राज्य समझौते का परिणाम है। बहुत सारे लोग आपस में मिल बैठकर समझौता करते हैं और राज्य का निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। राज्य का मतलब यहाँ पर एक देश से आप समझिए। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब वैसा नहीं हो जाता जैसा हम इंडियन जो स्टेट्स हैं उनके बारे में यूज करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उस सेंस में नहीं है। एक देश के रूप में यहाँ पर राज्य का प्रयोग किया जा रहा है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अपने अस्तित्व में आया है, ऐसा जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। अब राज्य सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप आया है तो फिर हमारे मन में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यदि ये सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप आया है तो इस समझौते से पूर्व, इस समझौते से पहले कैसी अवस्था थी? उसी अवस्था की बात नंबर 1 पे यहाँ पे करी गई है, जिसका नाम है प्राकृतिक अवस्था। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि राज्य के अस्तित्व के आने से पहले लोग एक प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। अब इसका जो इंग्लिश टर्म है वो है स्टेट ऑफ नेचर, जिसको प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। तो इंग्लिश में आप स्टेट ऑफ नेचर बोलेंगे, हिंदी में आप प्राकृतिक अवस्था बोलेंगे। जॉन लॉक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी स्थिति थी जिसमें लोग स्वतंत्र और समान थे, सभी के पास नेचुरल राइट्स थे, प्राकृतिक अधिकार थे, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार।
तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि राज्य के बनने से पहले प्राकृतिक अवस्था पाई जाती थी। प्राकृतिक अवस्था का मतलब है कि राज्य अस्तित्व में नहीं था। अब राज्य अस्तित्व में नहीं है तो राज्य के जो पर्टिकुलरली एक एलिमेंट है सरकार, वह भी अस्तित्व में नहीं थी। राज्य के अस्तित्व में आने के बाद ही सरकार आती है। जैसे चाहे किसी भी प्रकार की पॉलिटी रही हो, किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था रही हो, उसमें आपको किसी न किसी रूप में राजनीतिक सत्ता को संभालने वाले लोग दिखेंगे, चाहे वह राजा हो, चाहे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो। इस तरीके से एक राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, राज्य में देखने को मिलते हैं। परंतु जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था थी जहां पर किसी भी प्रकार की सरकार नहीं थी, परंतु उसके बावजूद भी लोग स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, फ्री थे एंड एक समान थे। उस प्राकृतिक अवस्था में भी जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि लोगों को प्राकृतिक अधिकार मिले थे। अब ये बार बार जॉन लॉक 3 अधिकारों की बात करते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अधिकार को वो सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। जॉन लॉक के द्वारा 3 राइट्स की बात यहाँ पे करी गई है। यहाँ पे भी बताया राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये अधिकार मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था तब भी व्यक्ति के पास ये अधिकार थे और इन अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता। तो अभी आप समझ रहे हैं कि जॉन लॉक के द्वारा कहा जा रहा है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था राज्य के बनने से पहले। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक अवस्था में लोग एक समान थे, स्वतंत्र थे, लोगों को प्राकृतिक अधिकार मिले थे। उस अवस्था में मानव का जो स्वभाव था वो काफी अच्छा था। अब प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, यदि इतनी ही अच्छी थी जहां पर लोग स्वतंत्र थे, एक समानता बनी हुई थी, प्राकृतिक अधिकार लोगों को मिले हुए थे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उस अवस्था को खत्म करके राज्य के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई और लोगों के द्वारा आपस में समझौता किया गया और राज्य का निर्माण किया गया और सरकार का निर्माण किया गया। तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि प्राकृतिक अवस्था में बेशक लोग स्वतंत्र थे, एक समान थे और लोगों को प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे, परंतु इसके बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता था, यानी कि किसी व्यक्ति का राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनमें से कोई भी अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा छीन लिया जाता था या उसका उल्लंघन किया जाता था, तो उस अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी मैकेनिज्म नहीं था, यानी कि ना तो वहां पर विधान पालिका थी, ना तो कार्यपालिका थी और ना ही न्यायपालिका थी। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर न्यायपालिका, क्योंकि लोगों को अधिकार तो मिल ही गए थे प्राकृतिक अवस्था में भी, तो वहां पर यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता था तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी संस्था नहीं थी। तो इन अधिकारों की और बेहतर तरीके से रक्षा हो सके उसके लिए लोगों के द्वारा आपस में सामाजिक समझौता किया गया और उसके तहत ही उनके द्वारा नागरिक समाज और सरकार का गठन किया गया, यानी कि स्टेट का गठन किया गया, राज्य का गठन किया गया और सरकार का गठन किया गया। सरकार का उद्देश्य क्या होगा? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में तो सरकार थी नहीं। सरकार कब आती है? जब लोगों के द्वारा आपस में समझौता कर लिया जाता है। और सरकार आती है तो सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसको हम शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो लॉक के अनुसार सरकार का उद्देश्य इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा है, चाहे वह विधान पालिका है, कार्यपालिका है या न्यायपालिका है। यदि सरकार इन अधिकारों का हनन करती है, यदि सरकार इन अधिकारों को खत्म करती है, लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को जो प्राकृतिक अवस्था में मिले हुए थे, तो लोगों को विद्रोह करने का अधिकार है। अच्छा, जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि व्यक्तियों के द्वारा आपस में समझौता किया गया और कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका बनाई गई और इन 3 अंगों को ये कहा गया कि आपका पर्पस इन अधिकारों की रक्षा करना है और उसके बदले में लोगों के द्वारा यहाँ पर जो सरकार थी उसको पूरे अधिकार नहीं दे दिए गए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप इनसे पहले के एक विचारक हैं होब्स के पास, तो होब्स के अनुसार जब लोगों के द्वारा समझौता किया गया तो उनके द्वारा सारी जो शक्तियां थी वह लेवियाथन या फिर किंग को दे दी गई, राजा को दे दी गई। अब राजा कुछ भी कर सकता था, परंतु जॉन लॉक ने ऐसा अपने समझौते में नहीं कहा है। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि जब लोगों के द्वारा समझौता किया गया तो लोगों के द्वारा अपनी सारी शक्तियां सरकार को नहीं दी गई, सरकार को केवल इतनी सी शक्ति दी गई कि आपको प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करनी है और यदि सरकार
प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहती है तो लोगों को विद्रोह करने का अधिकार दिया गया है, पर्टिकुलरली जॉन लॉक के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सीमित सरकार। इनसे पहले के जो विचारक, जैसे मैं पहले ही कह रहा था, हॉब्स के द्वारा राजा को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया, निरंकुश राजतंत्र बना दिया गया, परंतु जॉन लॉक के द्वारा लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करी गई है, सीमित सरकार की बात करी गई है। यहाँ सरकार का अधिकार रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन के अधीन होता है, यानी कि सरकार कानूनों के अधीन काम करती है और सरकार कभी भी प्राकृतिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। 6th पॉइंट आता है कंसेंट ऑफ द गवर्नड, यानी कि सरकार अपनी वैधता, सरकार को अपना औचित्य कहाँ से मिलता है? लोगों से मिलता है। सरकार को कोई भी काम करना है तो उसको लोगों की औचित्य, लोगों की सहमति के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। यदि सरकार लोगों की सहमति से शासन नहीं करती है तो लोग सरकार के खिलाफ ऑब्वियस सी बात है कि विद्रोह कर देंगे। अब एक प्रश्न और आता है, जॉन लॉक के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है, मानव की प्रकृति कैसी है? ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से रहता था, स्वतंत्र था और रैशनल था, तर्कसंगत था। इनसे पहले के विचारक हॉब्स को आप देखेंगे जिनके द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत इनसे पहले दिया गया है, उनके द्वारा कहा गया था कि मानव का स्वभाव बहुत बुरा है एंड मानव बहुत क्रूअल है, वहाँ स्वार्थी है, लालची है, पता नहीं क्या क्या उनके द्वारा कहा गया था। और पर्टिकुलरली उनके द्वारा जो इंसान की नेचर है उसको नेगेटिवली प्रेजेंट किया गया है। परंतु यदि हम जॉन लॉक की बात करें तो इनके द्वारा कहा गया है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांतिपूर्ण तरीके से रहता था, स्वतंत्र था और तर्क संगत था। परंतु दूसरी तरफ यदि हम हॉब्स की बात करें तो हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति निरंतर लड़ते रहते थे एक दूसरे से, वह एक ऐसी स्थिति में थे कि वह 24 घंटे लड़ने की ही स्थिति में थे। परंतु जब जॉन लॉक की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था बहुत शांतिपूर्ण अवस्था थी, उसमें लोग स्वतंत्र थे और लोग तर्क संगत थे, रैशनल थे, यानी कि उनमें दिमाग था। अब इसमें कुछ पॉइंट बताए हैं, वो अभी इनको मैं बोल के बता देता हूँ आपको कि प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता पाई जाती थी जॉन लॉक के अनुसार। अब प्राकृतिक अवस्था आई होप आप समझ ही रहे होंगे। प्राकृतिक अवस्था का मतलब एक ऐसी अवस्था जो कि राज्य के बनने से पहले अस्तित्व में थी, सरकार के बनने से पहले अस्तित्व में थी और समाज के बनने से पहले अस्तित्व में थी। सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि जंगली जीवन, जहाँ पर कोई सरकार नहीं है, कोई राज्य नहीं है, तो वहाँ पर ना तो लोगों के ऊपर कोई रूल करने वाली संस्था है। तो आप ऐसी अवस्था में अब समझ ही सकते हैं कि जब ना तो विधान पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो एक प्रकार की सॉर्ट ऑफ आप अराजकता कह सकते हैं, अनार्की कह सकते हैं। तो इस प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वतंत्र थे, ऐसा जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है, और अपनी मर्जी से जीवन जी सकते थे, किसी के ऊपर कोई निरंकुश सत्ता नहीं थी। दूसरा पॉइंट बताया समानता, इक्वालिटी, सभी लोग समान थे और उनके पास समान अधिकार थे, कोई व्यक्ति दूसरे पर स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ नहीं था, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे और एक समानता वहां पर बनी हुई थी। इस अवस्था में मानव तर्क संगत था, रैशनल बीइंग था और सभी मानव नैतिकता का पालन करते थे और प्राकृतिक कानूनों का पालन करते थे। अच्छा, जो प्राकृतिक अवस्था है इसमें सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार के कानून नहीं है, परंतु यहाँ पर प्राकृतिक कानून की बात करी गई है। तो ये आप प्राकृतिक कानून को ऐसे कानून के साथ मत जोड़ लीजिएगा जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कानून बहुत प्रकार के होते हैं। स्टेट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जब हम एक राज्य के अंदर रहते हैं, और राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका हम पालन करते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा कोई कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है जो कि भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। तो क्या है, वह एक प्रकार के हमें अधिकार मिले हैं संविधान से। इसी के साथ CRPC होगी, IPC होगी, बहुत सारे कानून इंडिया के अंदर बने हुए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उन कानूनों का पालन नहीं करता है तो उसको सजा भी दी जाती है। परंतु जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें जो लोग थे वह नैतिकता के हिसाब से बिहेव करते थे और उसी के साथ प्राकृतिक कानूनों के अनुसार बिहेव करते थे। अब ये प्राकृतिक कानून क्या है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अब इनके बारे में तो मैं बार बार बता ही चुका हूँ कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 अधिकार मिले थे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। नैतिकता, लोग नैतिक सिद्धांतों का पालन करते थे, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना मानव स्वभाव का हिस्सा था, यानी कि उस अवस्था में व्यक्तियों में इतना दिमाग था कि वह नैतिकता का पालन करते थे और वह कोशिश करते थे कि
उनके द्वारा कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए या कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे कि दूसरे का नुकसान हो। हालांकि लोक ने माना कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ लोग स्वार्थी और अन्यायपूर्ण भी हो सकते हैं, जिससे संघर्ष की संभावना बनी रहती है। तो क्या होता है कि इस तरीके से अगर कुछ 2-4 लोग स्वार्थी निकल आए तो उसके कारण कानून की व्याख्या का प्रश्न आ जाता है, और व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका, एक तो लोगों का उस पे विश्वास होना चाहिए और दूसरा उस न्यायपालिका के पास दंड देने की शक्ति भी होनी चाहिए। अब ये जो दंड दिया जाता है वह राज्य के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए यदि आप इंडियन फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक राज्य के जो हम अंग पढ़ते हैं उसमें दंड का भी एक यूज किया गया है वर्ड। तो दंड का मतलब क्या होता है? दंड का मतलब ये होता है कि राज्य के द्वारा पनिश किया जाएगा, राज्य के पास शक्ति का संकेत है एक प्रकार से, तो इसी को हम दंड बोलते हैं। और इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में जहाँ पर ना तो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधान पालिका है, तो दंड की तो बात ही नहीं उठ सकती। तो इस तरीके से यदि किसी के द्वारा किसी के इन प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन प्राकृतिक अवस्था में किया जाता था तो उनको लागू कौन करेगा? और जिस व्यक्ति के उस अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसके अधिकार की रक्षा कौन करेगा? तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा बेहतर तरीके से हो पाए, तो इसीलिए राज्य अस्तित्व में आता है, ऐसा जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। इसी के साथ एक प्रश्न और आ जाता है, तो जॉन लॉक के द्वारा जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया है उसमें कितने समझौते थे? तो पर्टिकुलरली 2 समझौतों की बात करी जाती है। इनसे पहले के जो विचारक थे थॉमस हॉब्स, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा एक ही प्रकार का समझौता कहा गया। उनके द्वारा कहा गया था कि सभी व्यक्ति एक प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थॉमस हॉब्स की, जो इनसे पहले के विचारक हैं। उनके द्वारा कहा गया था कि जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था तो मनुष्य का स्वभाव बहुत स्वार्थी था, वह आपस में लड़ते थे और सभी लोग इस अवस्था से दुखी आकर एक समय पे इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि हम आपस में समझौता करते हैं और अपनी सारी जो अधिकार हैं, सारी जो शक्तियां हैं, वह एक पावरफुल राजा को दे देते हैं, एक शक्तिशाली राजा को दे देते हैं और वह राजा लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। अब ये जो राजा है ये निरंकुश होगा। तो थॉमस हॉब्स के द्वारा एक ही प्रकार के समझौते की बात करी गई थी और थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया था कि प्राकृतिक अवस्था में जब लोग आपस में समझौता करते हैं तो समाज अस्तित्व में आ जाता है, समाज के साथ ही राज्य भी अस्तित्व में आ जाता है और सरकार भी अस्तित्व में आ जाता है। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स एक ही समझौते के साथ सारी चीजें एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं। परंतु यदि हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि 2 प्रकार के समझौते हुए। सबसे पहला समझौता व्यक्तियों के बीच होता है प्राकृतिक अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था में पहला अनुबंध, अनुबंध का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, समझौता, तो ये व्यक्तियों के बीच होता है। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति किसी के प्राकृतिक अधिकारों का हनन कर देता था प्राकृतिक अवस्था में जो जॉन लॉक के द्वारा बताई गई है, तो उस अवस्था में किसी भी प्रकार की न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका नहीं थी जो कि उस चीज को देख पाती और न्याय वहां पे कर पाती। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द जस्टिस, न्याय को लाने के लिए पहला समझौता किया जाता है विभिन्न व्यक्तियों के बीच, और उसके साथ जब व्यक्तियों के द्वारा आपस में समझौता किया जाता है और कहा जाता है कि हम अपने इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस समझौते को करते हैं, तो पहले समझौते में समाज का निर्माण किया जाता है, समाज का गठन किया जाता है। प्राकृतिक अवस्था में लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामाजिक समूह, सिविल सोसाइटी का निर्माण करने हेतु आपस में अनुबंध करते हैं। तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं कि हम सभी क्या है, आपस में एक समाज की तरह रहेंगे। तो पहला समझौता क्या हो रहा है? पहले समझौते में समाज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें क्या कहा गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य शांति लाना था और व्यवस्था को बनाए रखना था और उसी के साथ प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना था। जैसे ही ये पहला समझौता होता है तो प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो जाती है, जिसको इंग्लिश में स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, और एक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम पर्टिकुलरली जॉन लॉक की बात करते हैं, जॉन लॉक एक समझौते के द्वारा समाज का निर्माण करते हैं और अगले समझौते में सरकार का निर्माण करते हैं। परंतु यहाँ पर जॉन लॉक समाज, राज्य और नागरिक समाज के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, यानी कि वह इन तीनों के लिए एक ही टर्म का यूज करते हैं। तो ये कहते हैं कि पहले समझौते में समाज का निर्माण हो गया, राज्य का निर्माण हो गया और उसी के साथ नागरिक समाज का निर्माण हो गया। तो पहला समझौता व्यक्तियों के द्वारा किया गया, पहले समझौते में व्यक्तियों के द्वारा आपकी
सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले समझौते में व्यक्तियों के द्वारा समाज का निर्माण किया गया, इसमें अभी सरकार नहीं है। अब दूसरा समझौता किया जाता है। दूसरा समझौता ये जो नागरिक समाज था, यानी कि जो लोग थे जिनके द्वारा समाज का निर्माण कर लिया गया था, अब उनके द्वारा अपनी एक सरकार का निर्माण किया जाता है। दूसरे समझौते में क्या बन रहा है, यहाँ पे सरकार बन रही। समाज अपनी कुछ शक्तियां सरकार को हस्तांतरित करते हैं ताकि वह उनके नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके। तो लोगों के द्वारा पहले तो नागरिक समाज बनाया गया था, जैसे कि मैंने आपको पहला समझौता बताया। दूसरे समझौते में उनके द्वारा सरकार का निर्माण किया गया। सरकार को जनता की सहमति, कंसेंट ऑफ द गवर्नड से सत्ता मिलती है। तो क्या है कि लोगों के द्वारा कहा गया कि समाज तो हमने बना लिया, अब हम एक सरकार बनाते हैं और सरकार का मेन काम हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करती है तो जनता को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। अच्छा, इसी के साथ एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जो थॉमस होब्स थे उनके द्वारा एक ही समझौते की बात करी गई थी। अब वहां पर एक समझौते की बात करी जा रही थी तो थॉमस होब्स एक साथ ही समाज को लेकर आ रहे थे, एक साथ ही राज्य को लेकर आ रहे थे और एक साथ ही सरकार को लेकर आ रहे थे। जॉन लॉक के द्वारा इस पॉइंट में थोड़ी क्लैरिटी लाई गई है और इस क्लैरिटी में उनके द्वारा क्या कहा गया कि पहला समझौते के द्वारा समाज का निर्माण किया गया, दूसरे समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण किया गया। और समाज को तो बदला नहीं जा सकता, परंतु जो दूसरे समझौते में हमने सरकार को लाया है उसको हम कभी भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इनकी फिलॉसफी में थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी है कंपैरेटिवली यदि हम हॉब्स की बात करें। अब यहाँ पर जो मैं जितनी भी टर्म्स यूज कर रहा हूँ, जितने भी जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि रियलिटी में भी हुए ही होंगे। इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं है कि ये रियलिटी में हुए होंगे। इनके द्वारा फिलोसफिकल एक बेस दिया गया अपने इन सिद्धांतों को, क्योंकि इनके कुछ आइडियाज थे। अपने आइडियाज को जस्टिफाई करने के लिए इनके द्वारा कुछ फिलोसफिकल बातें करी गई हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ वो पक्का नहीं है, बट इनके द्वारा जस्ट फिलोसफी दी गई है। तो आप फिलोसफी को फिलोसफी के तरीके से ही समझे। आप वैसे ही फिलोसफी को फिलोसफी के तरीके से समझे जैसे कि आप अपने घर में किसी से कहानियां सुनते हो, जैसे कि आप भूतों की कहानियां सुनते हो, जैसे कि आप देवताओं की कहानियां सुनते हैं कि वो यहाँ पे उड़ रहे हैं, वहां पे उड़ रहे हैं। रियलिटी में तो हो सकता है कि वो नहीं भी हुआ हो, परंतु कहानियां को हम उसी तरीके से लेते हैं। तो लाइक वाइज आप यहाँ पर भी इसको ले सकते हैं। तो जॉन लॉक के द्वारा दो समझौतों की बात करी गई है। और सरकार का क्या काम है, इन तीन अधिकारों की रक्षा करना, जो बार बार बता चुका हूँ। अब जॉन लॉक के द्वारा 2 कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए हैं, इसलिए इनकी किताब का नाम है 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 2 समझौते। तो पहला जो समझौता है वह व्यक्तियों के बीच होता है और उसके द्वारा समाज का निर्माण किया जाता है। दूसरा समझौता समाज, अब व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था में नहीं है, अब व्यक्ति समाज में आ जाते हैं और समाज का हिस्सा बन जाते हैं और ये सारा समाज एक समझौता सरकार के साथ करता है। अब ये समझौता सरकार के साथ किया जाता है और सरकार को बोला जाता है कि आपका औचित्य तभी तक बना रहेगा जब तक आप इन अधिकारों की रक्षा करते रहेंगे, तभी तक आपका औचित्य बना रहेगा। अच्छा, मैं इसके साथ ही यहाँ पर क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, शायद मुझे कभी मौका मिले या ना मिले इस टॉपिक के ऊपर दोबारा बोलने का या फिर लेक्चर अपलोड करने का। तो इसी के साथ मैं एक पॉइंट और ये बोल देना चाहता हूँ कि जॉन लॉक के द्वारा जिस सरकार के निर्माण की बात करी गई है वह मेजोरिटेरियन सरकार है। मेजोरिटेरियन यानी कि बहुमत वाली सरकार। बहुमत का मतलब क्या है कि किसी एक देश के अंदर मान लीजिए 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों में से 60 लोगों के द्वारा एक सरकार को चुन लिया गया है और 40 लोग उस सरकार के पक्ष में नहीं थे। तो ये जो 60 लोग हैं, क्योंकि इन्होंने सरकार का निर्माण किया है, ये बहुमत में है। अब ये जो अल्पमत में लोग हैं, 40 लोग हैं, इनकी बात शायद उतने इफेक्टिवली नहीं सुनी जाएगी वहाँ पर, या इनकी मांगों को उतने इफेक्टिवली नहीं लिया जाएगा। तो ये एक कमी आती है मेजोरिटेरियन सरकार में। तो जॉन लॉक के द्वारा जिस सरकार की बात करी जा रही थी कि लोगों के द्वारा मिलकर बनाएगी, तो ये मेजोरिटेरियन सरकार है। इसको मेजोरिटेरियन सरकार हम बोलते हैं, बहुमत की सरकार, जिसमें बहुमत का जो पक्ष होता है उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और अल्पमत डिस्कार्ड होता है। तो ये कमी भी एक लोकतंत्र में हमें देखने को मिलती है। एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द जॉन लॉक। हालांकि मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं और उसके बावजूद भी जॉन लॉक के बारे में काफ़ी कुछ छूट जाता है।